जी, जिससे आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस एनहेंस होगी। ओके, तो फर्स्ट जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, हमने इसके पहले क्या है फोटोसिंथेसिस देखा है स्कूल्स में कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ग्लूकोज एज अ फूड, स्टार्च एज अ फूड स्टोर करते हैं प्लांट्स। अब उस ग्लूकोज की एनर्जी को यूज़ करते हुए रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या काम करते हैं, ये तो हमने छोटे क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड O2 का इवोल्यूशन करते हैं। तो किस टाइप से ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती है उसको अपन देखते हैं। तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिससे जो फूड मटेरियल लीव्स के द्वारा जो प्रिपेयर किया गया है उस फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ C और C बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेकेज होगा, जिससे आपको क्या देखने मिलेगा, जिससे आपको दिखेगा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्स हुआ है, ग्लूकोज जो था हमारा O2 के साथ एडिशन करके CO2 बना, वाटर बना एंड ATP एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें देखने मिला। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि हमने फोटोसिंथेसिस में एक्चुअल क्या देखा था कि लाइट एनर्जी की हेल्प से जब CO2 का यूज़ किया और वाटर के यूज़ से क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ। बस जैसे ही फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हुआ, जो फूड बना उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज का ब्रेकेज हुआ, यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हुआ और किस में कन्वर्जन हुआ, उससे ATP का फॉर्मेशन हुआ, किस में, रेस्पिरेशन में। इस प्रोसेस को और भी डिटेल में हम देखते हैं। ये सिर्फ सिंगल स्टेप एक प्रोसेस नहीं है, कई सारी प्रोसेस मिलके ये रेस्पिरेशंस करवाते हैं। तो हम उसके आगे देखते हैं कि क्या है। भाई हमें रेस्पिरेशन करवाना है तो कुछ ना कुछ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हमें रिक्वायर्ड होगा, नो। तो वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स हैं, तो ये सब क्या हुए, हमारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हुए। फिर हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि एनर्जी करेंसी ATP है क्या। तो एनर्जी रिलीज इज नॉट यूज डायरेक्टली बट इज यूज टू सिंथेसिस ATP व्हेन एनर्जी इज नीडेड। ATP इज ब्रोकन डाउन, हैंस ATP एक्ट्स द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है, बल्कि क्या होता है, ATP के फॉर्म में हमारे सेल्स में स्टोर हो जाती है। और जब भी हमें रिक्वायर्ड होता है एनर्जी का तो ATP का ब्रेक डाउन होगा, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। इसलिए हम ATP को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। और क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन जो प्लांट्स में होता है वो क्या करते हैं, O2 हमें बाहर निकाल के देते हैं और क्या लेते हैं, वो CO2 लेते हैं। ओके, और फिर क्या करते हैं, प्लांट्स में जो गैसेज एक्सचेंज हो रहा है, जैसे CO2 वो ले रहे हैं, O2 बाहर निकाल रहे हैं, तो वो कैसे, किसके थ्रू निकालते हैं, सब प्लांट्स में होता क्या है। तो आपको लीफ का एक जूम्ड फॉर्म दिखाया है यहाँ पे, लीफ में छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं, वो होल्स क्या है, एक्चुअल में होल्स नहीं है, वो क्या है, स्टोमेटा है, स्टोमेटल पोर्स हैं। ठीक है, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू जो भी है गैसेज एक्सचेंज होता है। और जैसे स्टेम्स वगैरह हैं तो उनमें कैसे होगा गैसेज एक्सचेंज, जैसे स्टेम है तो उसमें तो ग्रीन ग्रीन होल्स स्टोमेटा होते नहीं, उनमें लेंटिसेल्स होते हैं। तो जो हमारा स्टेम रहता है वो गैसेज एक्सचेंज शो करता है। अब प्लांट्स के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है क्या, जैसे हमारे में ह्यूमन बॉडी में देखा जाए तो एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, वैसा ऐसा कुछ प्लांट्स में नहीं है क्या। तो नहीं, ऐसा कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमारे प्लांट्स में नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि हमारे प्लांट का हर एक पार्ट जो रहता है वो रेस्पिरेशन में अपना खुद का एक गैसेस एक्सचेंज कर रहा रहता है, खुद का एक रेस्पिरेशन प्रोसेस कर रहा रहता है। जब लेकिन ये जो गैसेस एक्सचेंज रहता है वो थोड़ा लो कंपैरिजन टू एनिमल्स के कंपैरिजन में थोड़ा लो होता है, बट लेकिन गैसेस एक्सचेंज प्लांट्स के हर एक पार्ट में दिखता है। जैसे कि लीव्स जो रहते हैं प्लांट्स के हर पार्ट्स, मतलब हमें पता है स्टेम कर रहा है और लीव्स भी कर रहे हैं, तो लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज भी लार्ज अमाउंट में होता है अदर पार्ट्स के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, ड्यूरिंग दिस O2 इज रिलीज विद इन द सेल्स। इसमें गैसेज एक्सचेंज के दौरान होता है, वो कह रहा है जो O2 गैस है वो क्या है, बाहर इवॉल्व आउट कर रहे हैं प्लांट्स। अब इनको क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं मेनली जो रहते हैं एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। और क्या ऐसी चीज़ है प्लांट्स में जो इनको अलग से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी लिविंग पार्ट्स रहते हैं प्लांट्स के वो सारे एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो डायरेक्टली गैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं। हमारे जो सेल्स रहते हैं, जो रेस्पिरेटरी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसके थ्रू हम रेस्पिरेशन कर पाएंगे, बट प्लांट्स में हर एक पार्ट का हर एक सरफेस एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, तो वो इजीली रेस्पिरेशन कर पाते हैं। जैसे कि लेंटिसेल्स जो होता है वो हमारे स्टेम्स में होता है, और जो लीव्स, स्टेम और रूट्स, पैरेन्काइमा जो रहते हैं ये सब लूजली पैक्ड रहते हैं एयर स्पेस के फॉर्म में। ठीक है, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस थोड़ा ईजिली हो सकती है। फिर
अब ब्रीथिंग में हमने जैसे कि देखा था क्या हुआ था, जो ग्लूकोज था वो O2 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2, वाटर एंड ATP विच इज़ नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर लाइफ। तो उसकी रिएक्शंस एक्चुअल में क्या है, आपकी NCERT में जो गिवन रिएक्शंस है डायरेक्टली वही यहाँ पे लिखी है। C6H12O6 दैट इज़ अवर ग्लूकोज जब O2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मोल्स ऑफ वाटर, ओके, एंड ATP को फॉर्म में एनर्जी भी प्रिपेयर करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीट कम्बशंस हो रहा है काय का, ग्लूकोज का। तो कभी भी O2 के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शंस होती है तो उसको कम्बशन रिएक्शंस बोलते हैं। तो कंप्लीट कम्बशंस क्या हो रहा है, ग्लूकोज का कम्बशन हो रहा है और इससे हमें क्या मिल रहा है, CO2 इवॉल्व आउट हो रहा है और एनर्जी भी मिल रही है ना। अब क्या हो रहा है, जब कोई भी चीज़ ब्रेक होती है तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब भी किसी भी चीज़ का ब्रेकेज हो रहा हो तो उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और किसी भी चीज़ का बनना, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो जब ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो नॉट ऑल एनर्जी लिबरेटेड गोज आउट असाइड, जितनी भी एनर्जी बाहर निकलती है सब हीट के जैसे, हीट के फॉर्म में बाहर नहीं निकलती है। वो क्या होता है, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इन सेवरल स्मॉल स्टेप, एक ही स्टेप में सारी हीट बाहर नहीं निकल जाती है, थोड़े छोटे छोटे स्टेप्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है ग्लूकोज का। और क्या करते हैं ये, कुछ एनर्जी, कुछ स्टेप्स में क्या होता है, एनर्जी का सिंथेसिस होता है। और रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होता है, CO2, वाटर एंड एनर्जी का रिलीजन होता है ना। ये तो हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। फिर क्या है, सर्टेन कुछ ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं उनमें एरोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं या फिर फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं, ठीक है। तो जो प्योरली वो ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ और सिर्फ O2 के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन प्रोसेस शो कर सकें उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिजम्स। और जो एनारोबिक, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं हम, एनारोबिक, ठीक है। कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स भी होते हैं। ऑब्लिगेट मतलब प्योरली वो चीज़, प्योरली रेस्पिरेशन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑब्लिगेट टर्म का यूज़ कर लेते हैं। अब हम कुछ पाथवे हैं जो हमें रेस्पिरेशन जो बोला है कि सेवरल स्टेप्स में हो रहा है, तो वो कौन कौन से पाथवे हैं जिनको फॉलो करने के बाद हमें रेस्पिरेशन एक्चुअल में प्रोसेस समझ में आएगी। तो उसमें सबसे पहला पाथ है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। इसको EMP पाथवे भी बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फर्स्टली जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जैसे ही पायरुवेट बना, पायरुवेट से यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और एसिटाइल कोएंजाइम ए में माइटोकॉन्ड्रिया में आगे की रिएक्शंस होंगी। और यदि एब्सेंस है ऑक्सीजन का तो क्या होगा, साइटोसोल में ही फर्मेंटेशन हो जाएगा ग्लूकोज का और वो क्या बना लेंगे, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड बना लेते हैं, ठीक है। पायरुवेट क्या है, एक फॉक है मेटाबॉलिक रोड का। फॉग क्यों बोला, क्योंकि दो पाथवे पे जा सकता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे। यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट हुई तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, यदि एब्सेंट हुई तो क्या होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगा और इथेनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे ही ग्लूकोज सपोज कर लेते हैं एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सारी रेस्पिरेशन कर रहे हैं हमारे प्लांट्स, तो क्या हो रहा है, उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहे हैं प्लांट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही O2 का ये यूज़ करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाते हैं और जिसका आगे सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज़ करके एनर्जी फॉर्मेशन निकलती है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट। अब EMP पाथवे, उनका नाम क्यों दिया, ग्लाइकोलाइसिस का क्यों दिया, क्योंकि जो इसको जिन्होंने ये जो साइकिल बताई है उनका नाम था, उन साइंटिस्ट का नाम था एम्बिडन ओटो मियरनॉफ जे पर्नान्स, तो इसलिए इसको EMP पाथवे बोलते हैं। कुछ एनारोब्स होते हैं, तो एनारोब्स में सिर्फ और सिर्फ EMP पाथवे जो रहता है, सिर्फ यही एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का। क्या, जैसे एनारोब्स है मतलब उनमें O2 एब्सेंस है, O2 के एब्सेंस में वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो उनमें सिर्फ और सिर्फ ये पाथवे मिलेगा हमें जो एनारोब्स रहेंगे। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर रहे रहेंगे उनमें क्या होगा, पहले तो ग्लाइकोलाइसिस मिलेगा। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ये पायरुवेट, ग्लूकोज से पायरुवेट का कन्वर्जन मिलेगा, फिर उसके आगे की प्रोसेस हमें देखने मिलेगी। तो हम देखने वाले हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं प्लांट्स, उनके बारे में। तो उसमें क्या करा है इन्होंने, सुक्रोज कैसे बना था, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स ने सुक्रोज स्टोर कर रखा था उसको इन्वर्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करा।
देन उसके बाद हमने इसके आगे की प्रोसेस को कन्वर्ट करा। प्लांट्स जैसे कि क्या करते हैं, प्लांट्स में जो ग्लूकोज होता है डेराइव फॉर्म होता है सुक्रोज का एंड प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, जो स्टोरेज करता है कार्बोहाइड्रेट का। तो सुक्रोज जो है कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में किसी एंजाइम की मदद से। तो कौन से एंजाइम की मदद से? इन्वर्टेज की मदद से। और ये क्या है? 2 मोनोसैकेराइड्स हैं जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर कर सकते हैं, है ना। जो ग्लाइकोलाइटिक जो पाथवे आगे चलने वाला है उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से पहले पॉइंट में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, जो ग्लूकोज या फ्रक्टोज रहेगा तो हेक्सोकाइनेस एक एंजाइम है, उसकी मदद से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ओके, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस में सपोज ये है जो भी एएमपी पाथवे है, सिर्फ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, अपन ने ये वाला स्टेप तक यहाँ इसको देख लिया है। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे होता है इसमें नॉर्मली टोटल 10 स्टेप्स होते हैं, जिसमें से एटीपी जो है 2 स्टेप्स में आपको यूटिलाइजेशंस दिखेगा। कब? जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ। जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ तब एक एटीपी का यूज़ दिखाया आपको। फिर जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट हुआ तब भी एक एटीपी का यूज़ हुआ। एटीपी का यूज़ हुआ मतलब एटीपी से एडीपी का बनना, इस एटीपी का यूटिलाइजेशन। फिर इसके बाद क्या होता है, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट की कन्वर्ट होने के बाद एक फॉग बनती है जिसमें क्या होता है, पीजीएएल बनता है और डीएचएपी बनता है। पीजीएएल मतलब फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है। फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड क्या है? एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो अब इसके आगे जितने भी स्टेप्स रहेंगे तो वो 2 मोल्स में होंगी, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जो ग्लूकोज था उसके 6 कार्बन की शुगर थी, अब जो है वो 3 कार्बन की शुगर हो गई है। तो उसमें हम क्या चेंजेस देख रहे हैं कि 3 कार्बन जो है वो 2-2 मोल्स में हमें आगे की रिएक्शंस में दिखेंगे। जब पीजीएएल है बीपीजीएल में कन्वर्ट होगा, है ना, वाई फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो वो 2 मोल्स बनेंगे। और क्या होगा उसके पहले NADP प्लस जो है NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट होगा, NADP का रिडक्शन देखने मिलेगा। फिर उसके बाद वो वाई फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जब उसके बाद फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तब भी आप एक ADP से ATP का बनना, एक ATP यहाँ पे फॉर्म्ड होगा। ओके, और ये जो एनर्जी निकले वो क्या होता है, BPGA से PGA बनते टाइम एक एनर्जी निकलती है जो किसके फॉर्म में स्टोर होती है? ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। फिर नेक्स्ट पाथवे हम देखने वाले हैं, इसमें ही नेक्स्ट स्टेप जो है 8th स्टेप क्या होता है, जो अपने 2 PGA बने थे वो फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है इस बीच और वापस से जो पैप फोस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड में इनका कन्वर्ज होता है। ये 10th स्टेप में एक ATP और बना। तो अपन ने देखे टोटल 2 ATP यहाँ यूज़ हुए और 2 ATP यहाँ निकले भी। लेकिन क्या होता है, ये 2 मॉलिक्यूल्स के बताया है कि 1 मॉलिक्यूल में एक ATP बना तो 2 मॉलिक्यूल्स 2 ATP बना रहे रहेंगे ना। ऐसे 2 ATP यहाँ बन रहे होंगे इस स्टेप में और 2 ATP इस स्टेप में ही बन रहे रहेंगे। ओके, तो ऐसे टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ? 4 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ और 2 ATP मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ? कंजप्शन हुआ। तो टोटल हमें नेट गेन क्या हुआ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में? 2 ATP का। और फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में वो क्या होता है? पायरुविक एसिड, जो किस पे डिपेंड करता है? मेटाबॉलिक रेट पे और सेलुलर नीड पे, है ना, कि यदि सेलुलर नीड ज़्यादा है तो उस हिसाब से पायरुवेट की मात्रा आपके सेल्स में बन रही रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और ये साइकिल रिपीट कर देते हैं। तो ग्लूकोज था, ग्लूकोज से एक ATP का यूज़ हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट के ट्रायोज फॉस्फेट ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ से 2 मोल्स बनने लगेंगे, है ना, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे। तो क्या होगा, 2 ATP का यहाँ कंजप्शन होगा। 1 जो मोल रहेगा ट्रायोज बाइफॉस्फेट का तो एक ATP बनाएगा और दूसरा मोल दूसरा ATP बनाएगा, तो 2 ATP यहाँ बनी। फिर इसके बाद अपना लास्ट में फोस्फोइनॉल ग्लिसरेट से फोस्फोइनॉल पायरुवेट, देन फोस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुविक एसिड। तो ये हमारी हुई ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट। ग्लाइकोलाइसिस का एक और नाम क्या है? EMP पाथवे, एम्बेडन, मेजरनॉफ एंड बीपरनैंस हमारी साइकिल कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं नेक्स्ट, यदि O2 का एब्सेंस होता है, O2 के एब्सेंस में ग्लाइकोलाइसिस तो हो नहीं पाती है कंप्लीट, तो क्या होता है इसमें? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। पायरुविक एसिड यदि बन गया है तो उससे लैक्टिक एसिड बन जाएगा और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एरोबिक क्रैब साइकिल। यदि पायरुविक एसिड बन गया है तो वो दो जगह जा सकता है, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंट, यदि ऑक्सीजन की कमी हुई तो क्या होगा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगा,
यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रही रहेगी तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होगा। और यदि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही होगी तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक फर्मेंटेशन, ये 2 टाइप की हमें प्रोसेस मिलेंगी। ओके, ग्लाइकोलाइसिस चाहे